प्रेमचंद भारतीय कथा साहित्य के सबसे महान और विलक्षण रचनाकार हैं और यदि पूरे विश्व के कथा साहित्य को देखा जाए तो जो 5 प्रतिनिधि कथाकार बनेंगे उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है प्रेमचंद। आपको यह विदित होगा कि प्रेमचंद का जन्म काशी के समीप लमही नामक गांव में। वह गांव जो शहर के बहुत करीब है, तो गांव और शहर दोनों को उन्होंने देखा था, जिसकी अनुभूति आप कर सकते हैं गोदान की रचना प्रक्रिया में। इसको बंदे यह देखेंगे कि प्रेमचंद का बचपन संघर्ष में, और जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसके भीतर एक शक्ति आती है, वह शक्ति रचनात्मक हो जाती है। कविता साहित्य का प्रवेश द्वार है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में शायरी नवाब राय बनारसी में 1902 में ये प्रशिक्षण के लिए गए इलाहाबाद और 1903 में बनारस से निकलने वाले साप्ताहिक आवाज़े खल्क में उनका एक लेख छपा, आल वीर फ्रॉम वीर। वह जीवनी मूलक लेख और विश्व के एक महान व्यक्तित्व को उन्होंने अपने लेख में स्मरण इसलिए नहीं किया था कि वे अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना चाहते थे। उनके भीतर जो राष्ट्रीयता की चेतना थी, उस चेतना की अभिव्यक्ति उनकी प्रारंभिक रचना यात्रा में ही दिखाई देती है। 1903 में ही धारावाहिक रूप में उनका उपन्यास असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, यह उर्दू में छपा 1905 में पुस्तकाकार आया, लेकिन पहले यह धारावाहिक रूप में छपा आवाज़े खल्क। प्रेमचंद 1904 में जमाना नामक पत्रों से संबद्ध हुए। मुंशी दया नारायण निगम जब 1905 में उसके संपादक हुए तो प्रेमचंद उसमें लिखने लगे। उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसी जमाना में 1907 ईस्वी में छपी। 1908 ईस्वी में उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, सोजे वतन। सोजे वतन प्रेमचंद का ही नहीं, यह उर्दू का भी पहला कहानी संग्रह है। इसमें 5 कहानियां, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, देश प्रेम बनाम सांसारिक प्रेम, शेख मखमूर और शोक का पुरस्कार। 1908 में यह कहानी संग्रह छपा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में इसकी समीक्षा की। उस समय जिलाधिकारी को यह सूचना मिली, वे काफी नाराज हुए। प्रेमचंद सरकारी सेवा में, प्रेमचंद ने जो शिक्षा प्राप्त की थी
उसमें उन्होंने फारसी की शिक्षा भी दी। 1919 में वे बीए हुए तो हिंदी को भी अपना विषय रखा था। तो इस तरह जब जिलाधिकारी ने कहा कि तुम अगर मुगलों के समय होते तो तुम्हारी बांध कलम कर ली जाती, वे भयभीत हुए और 1910 में प्रेमचंद का जो प्रारंभिक लेखन है वह अधिकतर नवाब राय के नाम से है, संपत राय नाम से भी कुछ रचनाएं हैं। 1910 में प्रेमचंद की भाषा को प्रेम तत्सम शब्द है और चंद जो है यह तद्भव शब्द है। तो तत्सम तद्भव और विदेशी भाषाओं अरबी फारसी के शब्द भी उनके कथा साहित्य में मिलते हैं। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी प्रताप में छपी थी। विजयादशमी अंक में कहानी का शीर्षक परीक्षा। प्रेमचंद प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से बहुत प्रभावित थे। गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और पहली कहानी यह छपी। प्रेमचंद की दूसरी हिंदी कहानी है फौज। 1915 में वो कहानी छपी सरस्वती पत्रिका की। प्रेमचंद की तीसरी हिंदी कहानी है सज्जनता का जन्म। यह कहानी भी सरस्वती पत्रिका में छपी। और प्रेमचंद की चौथी कहानी पंच परमेश्वर, पहले वो उर्दू में छपी पंचायत और फिर हिंदी में पंच परमेश्वर। तो आप उस कहानी को देखेंगे तो लगेगा कि प्रेमचंद एक आदर्शवादी लेखक है। बड़े घर की बेटी हो या पंच परमेश्वर हो, ये कहानियां प्रेमचंद की वैचारिक बुनावट को स्पष्ट करती हैं। प्रेमचंद पहले आर्य समाज से प्रभावित थे और आर्य समाज का जो सुधारवाद था उसने उनको काफी प्रेरित किया। फिर हिंदी में प्रेमचंद के 2 संग्रह आए, कहानी संग्रह सप्त सरोज और नवनिधि। बाद में उनकी कहानियों के 8 खंड मानसरोवर शीर्षक से प्रकाशित हुए, जिसमें 298 कहानियां। कमल किशोर गोयनका ने यह माना है कि प्रेमचंद की कुल 301 कहानी मानसरोवर के 8 खंडों में जो कहानियां हैं और प्रेमचंद की 178 कहानियां मूल रूप में उर्दू में लिखी गई। तो यह प्रेमचंद की कहानी यात्रा है। आप देखेंगे कि उनकी कुछ कहानियां आलोचनात्मक यथार्थवाद की ओर ले जाती, जैसे सदगति, सवासेर गेहूं, पूछती रात, कफन जैसी कहानियां। प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री और दलित विमर्श भी मिलता है। प्रेमचंद का दूसरा रूप है उपन्यास। प्रेमचंद ने जो पहला उपन्यास लिखा उसमें उन्होंने आडंबरों पर चोट की। प्रेमचंद की मूल चिंता थी मनुष्यता को संरक्षित करने की। वे आडंबर के घोर विरोधी। आप देखेंगे कि असरारे माबिद में प्रेमचंद ने जो धर्म का स्वरूप है उस स्वरूप
पर चिंतन किया तो प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि। सेवा सदन के माध्यम से वे हिंदी पाठकों में लोकप्रिय हुए और सेवा सदन अपने स्त्री विमर्श के कारण भी महत्व। रंगभूमि में सामंतवाद के विरुद्ध एक आंदोलन है जिसका नेतृत्व करता है सूरदास। कालांतर में प्रेमचंद को दलित विरोधी कहा गया। दलित आलोचक धर्मवीर ने प्रेमचंद को सामंत का मुंशी कहा। इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने प्रेमचंद की नीली आंखें लिखी मोटी पुस्तक है। उनकी शिकायत थी कि दलितों को उन्होंने नीचा दिखाया। यीशु और माधव को अमानवीय चरित्र के रूप में उन्होंने दर्शाया है, यह उचित नहीं। लेकिन प्रेमचंद ने हंस में भुवनेश्वर को छापा। भुवनेश्वर की कहानी है भेड़िए। उसमें एक युवक है जो अपने गांव की एक युवती से प्रेम करता है। उस युवक का पिता युवतियों को फुसला के ले जाता है शहर में बीच। एक दिन उसकी उस प्रियसी को भी रास्ते में भेड़ियों का आक्रमण होता है। तो क्या तुम आता है जब आप देखेंगे कि जब रास्ते में आक्रमण होता है, जंगली मार्ग है भेड़ियों का, तो एक एक करके युवतियों को फेंका जाता है। अंत में पूछता है वह कि तुम कूद जाओगी कि मैं थकता हूं। तो आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और यीशु और माधव जिनको काम नहीं मिलता, वे आकाश वृत्ति से पलते और जब बुद्धियां मर जाती है तो जिन लोगों ने दवा के लिए पैसे नहीं दिए वही कफन के लिए पैसे। कैसा रिवाज है। उन्होंने जो हमारा रिवाज है, जो हमें पंगु बनाता है, उस पर उन्होंने छूट। प्रेमचंद की यह प्रगतिशील चेतना है। आपको यह विदित होगा कि 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, उसकी अध्यक्षता करनी थी प्रेमचंद, लेकिन वे बीमार हो गए तो उनका भाषण उसमें। तो प्रेमचंद ने कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में गोदाम हिंदी का श्रेष्ठतम उपन्यास है। वैसे कुछ लोगों ने कथा संघटना की दृष्टि से इसे असफल उपन्यास कहा, लेकिन यह कृषक जीवन की त्रासदी का महाकाव्य है। पाश्चात्य मान्यता है कि जब जातीय जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी अभिव्यक्ति महाकाव्य के रूप में होती है। गोदान में सामंतवाद का अंत हो रहा है और पूंजीवाद का उदय हो रहा है। आप देखेंगे कि कामायनी में भी ऐसा ही है। कामायनी का पहला सर्ग जो है चिंता सर्ग, आप देखेंगे कि प्रलय के बाद मनु चिंतन करता है। मनु चिंतित है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां
एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो यह परिवर्तन है। प्रेमचंद पर पहली आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी जनार्दन झा बीज। 1930 में वह पुस्तक प्रकाशित हुई, प्रेमचंद की उपन्यास कला। और 36 में 8 अक्टूबर को तो प्रेमचंद का निधन ही हो गया। प्रेमचंद नाटककार भी, उनके 3 नाटक। पहला नाटक है संग्राम, जो 1923 में प्रकाशित हुआ। यह सामंती व्यवस्था का यथार्थ चित्रण करने वाला नाटक है। दूसरा नाटक जो 1924 में प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक है करबला। यह सांप्रदायिक सद्भाव का नाटक है। वह समय जब अंग्रेजों की भेद नीति ने हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की थी। प्रेमचंद ने का यह नाटक भारतीय सामाजिक संस्कृति की व्यंजना करता है। और प्रेमचंद का तीसरा नाटक जो 1933 में छपा था, वह नाटक है प्रेम की वेदी। यह प्रेम और विवाह की समस्या का नाटक है। प्रेमचंद ने हंस में श्यामा एक वैवाहिक विडंबना शीर्षक एकांकी का प्रकाशन किया था, भुवनेश्वर का। वो प्रेम और विवाह की समस्या पर नाटक है। विवाह जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, हमारी सामाजिक व्यवस्था 2 अजनबियों को बांध देती है कि तुम लोग साथ रहो, भले रुचि नहीं मिले। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि कुछ तबीयत ही मिली कि ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत। तो आप देखेंगे कि प्रेम की वेदी में उन्होंने विचार किया, प्रेम की सार्थकता क्या है। 2 हृदय जब निर्विकार रूप से मिल जाते हैं तो प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है। तो इस तरह एक नाटककार के रूप में उनकी भूमिका है। प्रेमचंद पत्रकार भी, हाँ, सरकारी सेवा से उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो ज्ञान मंडल से मर्यादा पत्रिका निकलती थी। इस पत्रिका की शुरुआत की थी मदन मोहन मालवीय ने। 1920 में मर्यादा को ज्ञान मंडल प्रकाशन ने ले लिया। संपूर्णानंद संपादक हुए। जब वे जेल गए तो प्रेमचंद ने इसका संपादन किया। फिर वे माधुरी के संपादक हुए और मार्च 1930 में उन्होंने अपना एक संपूर्ण सचित्र मासिक पत्र निकाला हंस नाम से। आप हंस को देखेंगे, प्रेमचंद के संपादन का आखिरी अंक है सितंबर 1936 का, जिसका संपादकीय है महाजनी सत्य। हंस के अनेक विशेषांक उन्होंने निकाले। आत्मकथांक, काशी अंक, द्विवेदी अभिनंदन अंक, और हंस के माध्यम से उन्होंने भारतीय साहित्य में संवाद की प्रक्रिया शुरू। आज जो साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य जो काम कर रही है, प्रेमचंद ने उसकी शुरुआत की। गुजराती के लेखक
के.एम. मुंशी को उन्होंने साथ रखा और संपादक में नाम छपता था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के लिए, बाद में लोगों ने प्रेमचंद को ही मुंशी कहा, थे तो मुंशी प्रेमचंद का नाम। यह एक हकीकत है। तो यह पत्रकार में फिर उन्होंने जागरण का संपादन किया। जागरण विनोद शंकर व्यास ने निकाला, शिव पूजन सहाय उसके संपादक थे। लेकिन जब आर्थिक परेशानी हुई तो जागरण को भी अपने सरस्वती प्रेस से निकालना शुरू किया प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद पत्रकार भी हैं, बाल साहित्य की भी रचना की, आलोचनाएं भी लिखी। हंस में कई कृतियों की उन्होंने आलोचना लिखी। वे अनुवादक भी रहे। तो उनका व्यापक कृतित्व है। और प्रेमचंद ने राष्ट्रीय चेतना का प्रसार उस समय शुरू किया जब गांधी युग शुरू नहीं। बाद में वे गांधी जी से प्रभावित भी हुए। तो इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। हो सकता है मेरी आवाज आप तक पहुंचने में लटपटा जा रही हो। जीभ जो है संगीता आज भी बनी हुई है। प्रेमचंद की रचनाएं हमारी जातीय अस्मिता को संरक्षित भी करती हैं और अग्रेसित भी। इसलिए प्रेमचंद का साहित्य भारतीयता का साहित्य है। प्रेमचंद का साहित्य मानव मूल्यों को संरक्षित रखने का साहित्य है। प्रेमचंद का साहित्य वैश्विक मानववाद को मुखर करने का साहित्य है। प्रेमचंद के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनकी रचनाओं का पुनर्पाठ करें। प्रेमचंद और उनका युग पुस्तक आप देखिए। प्रेमचंद पर नामवर्दी ने भी लिखा है और प्रेमचंद पर जो दलितों ने लिखा है, सामंत का मुंशी प्रेमचंद की बीवी आके, इनको भी देखिए। क्योंकि निंदा उसी की होती है जिसकी प्रशंसा भी हो, जिसमें कुछ है जिसका वजूद नहीं। आप किसी रिक्शा वाले की निंदा नहीं कीजिएगा। तो प्रेमचंद का कथा साहित्य आज भी भूमंडलीकरण के इस दौर में भी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर तेजी से उन्मुख हो रहे हैं, उस समय भी उनका साहित्य हमारे जीवन का, हमारे जीवन बोध का, हमारी सांस्कृतिक चेतना का, हमारी मनुष्यता का जीवन का दस्तावेज है। हम प्रेमचंद का स्मरण सिर्फ शब्दों में नहीं करें, हम उनकी रचनाओं से प्रेरणा लें। उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना, क्योंकि जिस देश का बचपन अगर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सही मार्ग पर चलेगा, वह देश भविष्य में एक सुंदर देश के रूप में विकसित होगा। तो प्रेमचंद के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सोचा कि 20-25 मिनट आपसे बातचीत हो जाए, क्योंकि मुझे बाहर जाना है।